हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार सीनेक्स एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी को सीटेट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। फ्रेंड्स, यह हमारा किरण पब्लिकेशन का सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें टोटल आपके 31 प्रैक्टिस सेट हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले मैंने 6 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। फ्रेंड्स, और भी अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हमने कराया है। और हमारा जो दूसरा क्रम टीचिंग एग्ज़ाम का फ्रेंड्स चल रहा है बीएसएससी का, जो भी स्टूडेंट्स बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं वह भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। ऑप्शन 2, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। थर्ड आपका है, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। चौथा आपका है फ्रेंड्स, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 जो कि करेक्ट है। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्राप्त नहीं की है फ्रेंड्स, तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। किसके? संकल्पनात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल जो स्पष्टता है फ्रेंड्स, उसने बच्चों ने क्या किए? प्राप्त नहीं किए। उसको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? चिंतन करने की आवश्यकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि ऑप्शन नंबर 1, आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2, कुछ बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं के और कमियों के साथ पैदा होते हैं। बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। थर्ड आपका है, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। चौथा आपका है, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। आपका राइट आंसर फ्रेंड्स कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है फ्रेंड्स? पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या करना है फ्रेंड्स? शिक्षण पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस पे टीचिंग जो सिस्टम है फ्रेंड्स, उस पर आकलन करने और विचार करने की आवश्यकता है। उससे क्या होगा फ्रेंड्स? ताकि सभी विषय की संकल्पना बच्चे को सही रूप से स्पष्ट हो सके। मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें उसको बच्चे को क्या हो? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी, क्या करेगी फ्रेंड्स? एक अध्यापिका कोई है जो क्या सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी जो क्या हैं आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। आंतरिक रूप से प्रेरित का मतलब इंटरनली या इंट्रिंसिक मोटिवेटेड हैं, इंटरनली मोटिवेटेड हैं। तो पहला वह क्या करेंगे फ्रेंड्स? इस संदर्भ में वह क्या करेगी? ऑप्शन नंबर 1 आपका है, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि एक समान मानकों को उल्लेखित करेगी।
तो यह आपका सबसे गलत हो जाएगा, क्योंकि मानक वगैरह का प्रयोग आपको नहीं करना है। सेकंड क्या है, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन आपको नहीं करना, अपसारी चिंतन करना होता है, जो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। थर्ड आपका क्या है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से, तो आपको क्या करना है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय क्या करना है, व्यक्तिगत रूप से जो होता है पर्सनली या इंडिविजुअली रूप से उसको क्या ध्यान देना पड़ेगा, उसका प्रोत्साहन करना पड़ेगा, ताकि क्या करे बच्चा, अन्योन्य क्रिया के द्वारा वह अधिगम की ओर आगे बढ़ता रहे। उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, उसका संकल्पनात्मक जो अस्पष्टता की दिशा में वह आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा, सब्जेक्ट के प्रति क्लियर होगा फ्रेंड्स, तो वह क्या कर पाएगा, अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करके आगे की तरफ बढ़ने में अग्रसर होगा, और सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी जिज्ञासा के अनुसार वो क्या करेगा, शांति से करेगा, उसे खोज पाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और आप अपना खुद का आकलन भी करें कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें करेक्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। यह आपका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, जो कि फरवरी 2015 में यह पूछा गया था। सीटेट का पेपर कब हुआ था फ्रेंड्स, या कब का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है, 22 फरवरी 2015 का सीटेट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है, जो कि 6 to 8 के लिए पूछा गया है। ठीक है, मीन्स यह सीटेट का सेकंड पेपर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 1, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, यह आपका सही हो सकता है। आइए दूसरा देखते हैं। जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उसमें बुद्धि की कमी, मतलब जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उसके बारे में उन्हें ज़बरदस्ती क्या करना, महसूस करवाना है कि उनमें बुद्धि की कमी है। यह तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को भगवान का रूप होते हैं, उन्हें हमें कमियां बिल्कुल नहीं निकालने हैं। ठीक है, बच्चे को एकदम ऊपर सर्वश्रेष्ठ रूप में रखना। टीचर में कमी हो सकती है, बल्कि बच्चे में कमी नहीं निकालनी है। शायद ही बच्चा फेल हो जाए, तब भी उसे क्या करना, वह टीचर की कमी आएगी, बालक की कमी नहीं होगी, क्योंकि यह इंक्लूसिव एजुकेशन है। एनसीईआरटी में भी कहा गया बच्चों की कमियां आपको नहीं निकालनी है। जो भी टीचिंग होगी, जो भी सिलेबस होंगे, जो भी पाठ्यक्रम होंगे, सब बच्चों के अनुसार होंगे, बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। सिलेबस बच्चों के अनुसार होगा, ना कि बच्चे सिलेबस के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा आइए देखते हैं क्या है। थर्ड आपका है प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक अस्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल जो क्या होती है, क्लियरिटी की दिशा में क्या कर पाते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब्जेक्ट के प्रति बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब बच्चा क्या करेगा फ्रेंड्स, प्रश्नों को पूछने के लिए प्रोत्साहित होगा, प्रश्न करेगा, तो उसका जब आप क्या करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो क्या कर पाएगा, वो बहुत ही प्रफुल्लित होगा, प्रसन्नचित होगा, उससे और प्रश्नों को करने की जिज्ञासा उसके अंदर आएगी। ये नहीं कि कोई भी बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, आप गुस्सा हो जा रहे हैं, उसको डांट के बैठा दे रहे हैं, उसका क्या करेगा, उस तरह मनोबल डाउन हो जाएगा। तो आपको बच्चे जितना भी प्रश्न कर रहे हैं उनको क्या करना है, आपको बढ़ावा देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। इनमें से कौन सी अधिगम असक्ता वाले बच्चे की एक विशेषता है। फर्स्ट आपका 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, IQ इंटेलिजेंस जिसका 50 से लेस देन है, या फिर सेकंड ऑप्शन धारा प्रवाह के रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई हो रही। मतलब धारा प्रवाह मतलब फ्लुएंसी के साथ बच्चा पढ़ नहीं पा रहा और शब्दों को पलट कर अगर जाने में कठिनाई हो रही है। जैसे उसने गमला लिख दिया, ठीक है, अब उस शब्दों को पलट कर उसे पढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, क्या जैसे कपट लिख दिया, अब पकट उसको करना है, वो शब्दों को उल्टा पढ़ना है। ठीक है, तो अब पढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, तो उसको उलटने पलटने में शब्दों को कठिनाइयाँ हो रही। धारा प्रवाह मतलब फ्लुएंसी के साथ वह बोल नहीं पा रहा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, धारा प्रवाह के रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर
जाने में कठिनाई उसको हो रही है, या क्या अधिगम मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है आपकी, ठीक है। और तीसरा आपका क्या है, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, ये तो आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल ये भी गलत है। और चौथा क्या है, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, हमको रिपीटिंग वगैरह नहीं करानी है, तो आपका सेकंड आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। फर्स्ट आपका है, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। ये आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तो होगा नहीं। सेकंड आपका क्या है, जब विद्यार्थी अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है, ठीक है, अंक वगैरह पर हमें बल नहीं देने हैं, जो कि गलत हो जाएगा। थर्ड आपका क्या है, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन मतलब कॉन्सेप्चुअल चेंजेस जब आते हैं तथा विद्यार्थी के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, तो यह आपका राइट हो जाएगा। आइए बट चौथा भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, इससे भी क्या पता सही हो, जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक तथा स्थान सफलता एकमात्र निर्धारक, तो एकमात्र निर्धारक नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों का आकलन विभिन्न विधियों के द्वारा किया जाता है, मतलब जब विद्यार्थी के क्या होता है इसमें कंसेप्चुअल उसके जो चेंजेज होते हैं, और उसमें जो क्या होता है वैकल्पिक समाधान उसको हो जाता है, ऑप्शनल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के आकलन के जो तरीके होते हैं, विभिन्न विधियों का आकलन किया जाता है, क्या होगा इससे उसके समाधान अच्छे से हो पाते हैं, ठीक है। आकलन के द्वारा विद्यार्थी को अधिक प्रभावी विद्यार्थी बनाने में मदद मिलती है। जब उसका आकलन होता है तो विद्यार्थी को अधिक प्रभावी विद्यार्थी बनाने में क्या होती है फ्रेंड्स, सहायता मिलती है, हमें मदद मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का मतलब क्या हो गया आपका ZDP, जोन ऑफ ZDP मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ZDP का मतलब समीपस्थ विकास को ZDP बोलते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZDP, ठीक है, का क्षेत्र कौन सा है। पहला आपका है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। सेकंड क्या है फ्रेंड्स, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। थर्ड आपका है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए चौथा भी देख लेते हैं, क्या पता इससे भी सही हो। चौथा क्या है, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्त किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ प्राप्त किए गए कार्य के बीच का अंतर। मतलब अगर कोई बच्चा फ्रेंड्स, जैसे आपको सीटेट का पेपर पास करना, आपको कितना चाहिए, मिनिमम आपको 90 मार्क चाहिए। हम कैटेगरी वाइज नहीं चल रहे हैं, जो कैटेगरी SC ST या OBC के लिए 82 होता है, तो हम नॉर्मल मान रहे हैं कितना आपको जनरल 90 नंबर चाहिए, ठीक है। तो आपका वास्तविक जो नॉलेज है कितना 80 नंबर का, आप 80 नंबर पा रहे हैं, वास्तविक नॉलेज आपका हो गया जो आपका रियल नॉलेज है, ठीक है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आप 90 आपको प्राप्त करना है, इसके बीच के अंदर को क्या कहते हैं, 10 नंबर का जो डिफरेंस हो रहा है 80 और 90 के बीच का, तो या क्या आपका हो जाएगा ZDP, यही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तब ये आप 90 तक कब पहुँचेंगे, जब 10 नंबर के लिए आपको क्या की जाएगी, स्कैप फोल्डिंग दी जाएगी, आपको पहाड़ दिया जाएगा, ढांचा दिया जाएगा, मतलब स्कैप फोल्डिंग जब दी जाएगी। स्कैप फोल्डिंग कौन देता है, को देता है जो मोर नॉलेजेबल देन अदर होता है, वह टीचर भी आपका हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, या फिर परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, ठीक है। जब आपको स्कैप फोल्डिंग देगा तो 80 से आप 90 पहुँच जाएंगे, 100 पहुँच जाएंगे, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, संभावित आपका विकास कितना होना चाहिए, आपको 90 आपको प्राप्त करना, आपकी संभावना 90 पाने की है, बल्कि आपका रियलिटी में आप कितने पा रहे हैं, 80 पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बीच का अंतर जो क्या हो गया, ZDP। अब इसे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हम कर रहे हैं, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप 90 क्रॉस कर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, संभावित विकास को आपने पा लिया, तो मतलब रियल
जो आपका विकास का क्षेत्र है और जो संभावित विकास का क्षेत्र है उसके बीच का अंतर आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ZDP होता है। ठीक है, और इसको बढ़ाने के लिए मतलब रियल से आप जब वहाँ तक पहुँच जाते हैं 19 नंबर आप पा जा रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है आपका स्कैप फोल्डिंग, आपको ढांचा दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? MKO का मतलब मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो आपसे ज़्यादा जानकार है, जैसे टीचर वगैरह हो गए, आपके भाई मित्र दोस्त यार जो भी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार के पास शेयर भी करें जो भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन 1 आपका है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, याद तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपका गलत हो जाएगा। सेकंड आपका क्या है? उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने आप व्यवहार में परिवर्तन करना, तो आपको पुरस्कार वगैरह नहीं देना, जो कि आपका क्या है? निगेटिव है। थर्ड आपका क्या है? समाज अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए, या ऑप्शन नंबर 4 है अनुकूलन की प्रक्रियाएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूलन की प्रक्रियाएं। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनुकूलन की प्रक्रियाएं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार क्या होता है फ्रेंड्स? अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है इसको अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं जीन पियाजे। तो जो अनुकूलन होता है क्या होता है, इसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं कि बच्चे जो होते हैं अपने वातावरण के साथ समायोजन करके क्या करते हैं, प्रकृति के अनुकूल रह करके क्या करते हैं, सीखते हैं, चीज़ों को अपने अनुसार सीख पाते हैं फ्रेंड्स। इसको इन्होंने 2 उपभागों में डिवाइड किया, इसको 2 भागों में इन्होंने बांटा, जो कि क्या है? आत्मसातकरण व समंजन। ठीक है, सामंजस्य बैठाना या फिर क्या हो गया? आत्मसातीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? ऑप्शन 1 परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। सेकंड आपका है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। थर्ड आपका व्यक्तिगत कल्पित कथा। 4 आपका विचार की अनुत्क्रमणीयता या पलट ना जा सके। तो आपका 4th आंसर राइट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? विचार की अनुक्रमणीयता, मतलब जिसका उलट पलट हम ना कर सकें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस अवस्था में बालक क्या होता है फ्रेंड्स? तार्किक चिंतन के प्रति क्या होता है? इसमें अनभिज्ञ होता है, जिसको या उलट पलट करके रिवर्सिबिलिटी का गुण इसमें नहीं आता है। ठीक है, इसको उल्टा पुल्टा नहीं कर पाता। जैसे कि पानी को क्या करते हैं, ठंडा करने के बाद 0 डिग्री में बर्फ़ बन जाता है, फिर उसे यह नहीं पता कि बर्फ़ को अगर पिघला देंगे तो दोबारा यह पानी बन जाएगा, दोबारा यह वाटर बन जाएगा, सेम अपने पहले की कंडीशन में आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, मतलब सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया, और कैसी प्रक्रिया ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मूल्यों, विश्वासों तथा अभिलेखों को अर्जित करने की प्रक्रिया है, या फिर मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, या फिर थर्ड ऑप्शन आपका है मिलने जुलने तथा समायोजन की प्रक्रिया है, या फिर चौथा आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सामाजिकरण प्रक्रिया क्या है? मूल्यों, विश्वासों, अभिलेखों को अर्जित करने की एक सामाजिक प्रक्रिया। सोशलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स? वैल्यूज़ को आप क्या कर पाते हैं, सीख पाते हैं, चीज़ों विश्वासों को सीखते हैं, अभिलेखों को सीख पाते हैं। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिकरण में क्या होता है? इसमें कोई बालक जो होता है अपने समाज के वरिष्ठ नागरिक या सदस्यों द्वारा या फिर परिवार के द्वारा, अपने पड़ोसियों के द्वारा, अपने दोस्त यार नात रिश्तेदार के द्वारा क्या कर पाता है? मूल्यों को सीखता है या विश्वासों को सीखता है, अपेक्षाओं को अर्जित करता है। जितना अच्छा समाज उसका होगा उतना अच्छा बालक का डेवलपमेंट होगा, उसका अच्छा से अच्छा विकास हो पाएगा। अगर समाज अच्छा नहीं होगा तो उसका विकास भी अच्छा नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है?
तो निगेटिव पूछा है, ठीक है। पहली बात आपका क्या पूछ रहा है, निगेटिव, ठीक है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, निगेटिव होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल, तो आपका पहला ही निगेटिव हमें लग रहा है, क्योंकि केवल जो होता है क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, केवल। तो केवल आपका निगेटिव है, तो ये निगेटिव हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। जो गलत है वही सही है फ्रेंड्स, क्योंकि गलत पूछा ही है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। कैसे कर सकती है, देखते हैं। समाज के जो वंचित वर्ग से आए हुए बच्चे हैं, उनको आवश्यकताओं के लिए प्रति जो प्रभावशाली तरीके के प्रति क्या है, प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित द्वारा कैसे वह प्रतिक्रिया कर पाएगी। पहला आपका क्या है, फर्स्ट आपका क्या है फ्रेंड्स, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना, विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। या फिर सेकंड आपका क्या है, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। थर्ड आपका है, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या होगा, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनमें या फिर जिनसे पक्षपात या रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। मतलब स्टीरियो जो टाइप होता है, स्टीरियो टाइप क्या होता है फ्रेंड्स, जो झलकती हैं, ठीक है। तो आपको स्टीरियो टाइप नहीं करना है, रूढ़िबद्धता नहीं करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, कास्ट क्रीड एवं कलर के अनुसार पर, या अमीर गरीब, या फिर किसी भी जाति धर्म के आधार पर आपको ऊंच नीच के आधार पर आपको किसी भी प्रकार से आपको भेदभाव नहीं करना। सबको आपको समावेशन करके पढ़ाना, सबको एक समान शिक्षा देनी है, ठीक है। ये नहीं कि जो अमीर घराने के बच्चा उसको ज़्यादा पढ़ाना या फिर जो गरीब घराने के बच्चा उसको कम पढ़ाना, नहीं, हमको सबको एक समान लेके चलना। जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पे प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि जो अमीर घराने का बच्चा होगा वो ज़्यादा देख पाएगा या फिर जो गरीब बच्चा वो ज़्यादा नहीं इसको देख पाएगा। सबके लिए समान अवसर है, सभी लोग एक प्रकार से इसको, अमीर घराने के भी, गरीब घराने के भी, किसी भी जाति धर्म के लोग भी, सभी के धर्म के लोग किसी भी धर्म से भी बिलोंग करते हो तो इस वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का इसमें अवरोधक नहीं है, किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एक समावेशी शिक्षा यहाँ पे हो जाएगी, शिक्षा का समावेशन हो जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ यह होगा फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, किसी प्रकार की रूढ़िबद्धता नहीं करनी है जाति धर्म के आधार पर, ठीक है। जैसा कि भारत में क्या है, विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। फर्स्ट आपका है, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता एवं वैधता। या फिर सेकंड, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। क्या पूछ रहा है फ्रेंड, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन निम्न में सम्मिलित हो। बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, बहुसांस्कृतिक, ठीक है, कल्चरल की बात यहाँ पे हो रही। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में आपका आ गया, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसको आपको लेके चलना, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हो पाएगा, इसका आकलन क्या होता है, इस आकलन का उद्देश्य सामाजिक उपयोगिता, समाज में उसकी क्या उपयोगिता होती है फ्रेंड्स, वांछनीयता, या फिर एक कार्यक्रम के लिए प्रभावशाली उसका निर्धारण करना, छात्र के सीखने की प्रक्रिया या फिर उसके परिवेश का समृद्ध परिवेश का वातावरण करना, वातावरण का उसका निर्माण करना कि समृद्ध वातावरण का परिवेश का निर्माण हो पाए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसी से आपका पता चल पाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि कोलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोस्की, ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन तो रहे हैं, आपके बन रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? जो कोहलबर्ग हैं उनकी सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 1, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। सेकंड आपका है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। थर्ड आपका, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। चौथा आपका है, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। क्या किया फ्रेंड्स? कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में क्या किया? सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, जो कि क्या है? आपका राइट आंसर है निगेटिव। आपका पूछा हुआ फ्रेंड्स, तो आपका निगेटिव ये हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? फर्स्ट आपका है, विकास अधिगम से स्वाधीन है। सेकंड, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। थर्ड आपका, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। फोर आपका, विकास अधिगम की समानार्थक प्रक्रिया फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या है? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। कैसे विकास जो प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है फ्रेंड्स? संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति जो होती है सामाजिक है, ना कि संज्ञानात्मक। कैसे? जो संज्ञानात्मक विकास है हमारा, उसकी प्रकृति कैसी है? सोशल है, ठीक है, ना कि कॉग्निटिव, मतलब सामाजिक है। विकास का संज्ञानात्मक विकास की जो प्रकृति है, उसका नेचर है कैसा है? सामाजिक है, संज्ञानात्मक नहीं है। उसका नेचर कैसा? सोशल है, कॉग्निटिव नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? फ्रेंड्स, एक अध्यापिका जो अपने बच्चों को बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बना सकती है कि बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर हो सके, बेहतर एक समस्या समाधानकर्ता कैसे एक बच्चा बनेगा, किस प्रकार वह सहयोग कर पाएगी? पहला आपका है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। ये आपका फर्स्ट है, जो कि क्या है? सही हो सकता है। बल्कि आगे भी देखते हैं कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। सेकंड आपका, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। तो पुरस्कार आपको बिल्कुल नहीं देना है, तो आपका गलत हो जाएगा। थर्ड आपका है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो पाठ्य पुस्तक में हमें उत्तर वगैरह नहीं देखने हैं, ठीक है, उसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना। फोर्थ आपका क्या है, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं का सही समाधान उपलब्ध कराना। उन्हें तुरंत समस्या का समाधान उपलब्ध नहीं कराना है, बल्कि उन्हें खुद गलती करने देना, बाद में वो सुधार खुद करें, ऐसे उन्हें प्रेरित करना है। तो आपका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जो कि राइट है। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय उन्हें सहयोग देना। ठीक है फ्रेंड, बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव माना जाएगा कि बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं तो उनमें सुधार होगा। गलती बच्चे की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे की गलती जो बच्चा कर रहा है उसे तुरंत सुधार नहीं करके उसे कुछ टाइम दिया जाए, ताकि बच्चा खुद गलती करे, खुद उसको कहा जाए कि आप इसमें गलतियों को क्या करें, सुधार के लिए आप सोचें कि इसमें क्या सही कैसे होगा, उसका उस समस्या का समाधान कैसे होगा। तो वह उसका समस्या का समाधान में जब हल उसका ढूंढ रहा है तो उसमें आप उसकी सहायता कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक छात्रा एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है। कोई एक छात्रा है जो एक प्रकरण देखती है, उसमें मुख्य बिंदु जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन्हें रेखांकित करती है, अंडरलाइन करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है, ठीक है, तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह किस प्रकार का कार्य कर रही है? पहला आपका है, विचारों के संगठन
के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। दूसरा, केंद्र बिंदु की विविध विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। थर्ड आपका है अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। फोर आपका प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, जो कि क्या है, सही है। क्या है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, वह क्या कर रही है? विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने का प्रयत्न करने की कोशिश कर रही है। क्या ये प्राइवेट स्पीच होती है? प्राइवेट स्पीच का प्रयोग कर रही है। क्या कर रही है? प्राइवेट स्पीच का प्रयोग करने अपने आप को दिशा निर्देशित करने का प्रयत्न कर रही है। सोशल स्पीच हो गई आपकी, प्राइवेट स्पीच हो गई, तो यह क्या होगी? प्राइवेट स्पीच। एक इनर स्पीच हो गई, दूसरी प्राइवेट स्पीच हो गई, तीसरी आपकी सोशल स्पीच। तो आपकी इसमें क्या हो जाएगी? प्राइवेट स्पीच का प्रयोग कर रही है और अपने आप को दिशा निर्देशित करने का या क्या कर रही है? प्रयत्न कर रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थी केंद्रित का मतलब होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। ठीक है। सेकंड आपका है मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनके लिए आकलन करना। थर्ड आपका है वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा कर उसे प्रदर्शित करना और तक बच्चों को वैसा करने का दिशा निर्देश देना। चौथा आपका इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें बच्चे स्वयं के अधिगम के लिए पहल के लिए प्रोत्साहित हो सके। तो आपको क्या करना है? उसी प्रकार की पद्धति का नियोजन करना है, व्यवस्था करना है, जिसमें बच्चे स्वयं के अधिगम के लिए पहल, स्वयं के जो उनके स्वयं का जो नॉलेज है, स्वयं की जो उनकी इच्छा है, जानने की जो इच्छा उनकी अंदर है, उसके लिए क्या करना? उसे प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के और एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनका आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किसका सहयोग मिलता है? किससे सबसे अधिक सहयोग मिलता है फ्रेंड्स? कि जो लड़के लड़कियां होते हैं उसमें जो उनका विशिष्ट आनुवांशिक समूह होता है। ठीक है। उनको जो विशेषताएं दी जाती हैं कि लड़कियां ये करेंगी, लड़के ये करेंगे, लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़के बाहर के कार्य देखेंगे। ठीक है। तो क्या यह वो आनुवांशिक घटकों के कारण होता है, हेरिडिटी के कारण होता है, या आनुवांशिक अपने जब वो पैदा होती हैं खुद साथ लेके आती हैं कि लड़कियां यही काम करेंगी? लड़कियां भी क्या कर सकती हैं? गाड़ी चला सकती हैं, बाहर घूम सकती हैं, बाहर के कार्यों को कर सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, अच्छे टीचर बन सकती हैं। ठीक है। लड़के खाना वगैरह भी बना सकते हैं। तो यह क्या करना है? स्टीरियोटाइप आपको नहीं करना है, स्टीरियोटाइप को आपको तोड़ना है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन आइए देखते हैं क्या है। पहला आपका क्या है? लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या कह रहा है? यही आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें पूछ रहा है क्या सबसे अच्छा सहयोग किस में मिलता है? इसमें जो आनुवांशिक रूप से लड़कियां पैदा हो रही हैं इसमें। ठीक है। तो लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार, यह एक स्टीरियोटाइप है। इसका समर्थन कौन कर रहा है? तो यह वाक्य सबसे ज़्यादा कर रहा है कि लड़कियां सेवा भाव के लिए पैदा हुई हैं, सेवा भाव ही करेंगी। ठीक है। लड़के जब रोते हैं तो क्या करेंगे? इसके लिए हतोत्साहित कर रहा है कि लड़के रोते नहीं, बल्कि लड़कियों का रोने का काम होता है। या फिर लड़कियां क्या होती हैं? मैथ में कमज़ोर होती हैं, लड़के मैथ में ज़्यादा तेज होते हैं। यह एक स्टीरियोटाइप है। ठीक है। कि लड़कियां भोजन घर में पकाएंगी, घर का कार्य बाहर देखेंगी, काम काज देखेंगी, लड़के बाहर के कार्य देखेंगे, लड़के को पैसे कमा के लाना है। ठीक है। तो आपको इस चीज़ों को तोड़ना है। लड़कियां क्या कर पाएंगी?
लड़के भी बर्तन वगैरह धुल सकते हैं, खाना बना सकते हैं, घर के कार्य को देख सकते हैं, लड़कियां बाहर के कार्य को देख सकती हैं, घूम सकती हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के स्टीरियोटाइप भेदभाव से आपको बाहर निकलना है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। दूसरा फ्रेंड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कार्य व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान दे सकता है। कौन सा है? पहला आपका संगीतमय, सेकंड आपका अंतः वैयक्तिक, थर्ड आपका है आध्यात्मिक, फोर्थ आपका क्या है? भाषा विषयक। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अंतः वैयक्तिक। अंतः वैयक्तिक का मतलब होता है इंट्रापर्सनल। ठीक है, जिसका मतलब होता है आत्मबोध जो है, अपने अंदर की जो जानकारी है। ठीक है, जो आध्यात्मिक गुरु वगैरह हो गए आपके, क्या होते हैं? अंतः वैयक्तिक, जो खुद के अंदर की जानकारी, खुद के अंदर आत्मबोध कर पाते हैं, उनमें सर्वाधिक उनका योगदान होता है। ठीक है, अपने अंदर के मनोभावों को जान पाते हैं, उस पर कंट्रोलिंग पावर उनकी अधिक होती है। अध्यात्म गुरु जैसे हो गए आपके। ठीक है, और एक होता है अंतर्वैयक्तिक, मतलब इंटरपर्सनल, जो टीचर के अंदर होती है, सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर होती है, नेता के अंदर होती है। कि नेता नहीं है, आपका बेटा है फ्रेंड्स। अब क्या बोलते हैं आगे नेता, जब चुनाव का समय आते हैं आपको, आपके पैर पे गिर जाएंगे। चुनाव का समय बीतते ही आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे, क्योंकि चुनाव में उन्हें वोट लेना रहता है। आपके समय अच्छी अच्छी बातें करेंगे, माता जी आपसे वोट लेना है, हम आपके बेटा हैं, हम आपके एकदम बेटे की तरह हैं, आपका सारा कार्य करेंगे, सब कुछ देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जुझारू कर्मठ ये सब नेता हैं, कैसे हैं? बल्कि वो कैसे भी नेता हों कि आपको वोट पड़ने के बाद जब जीत जाएंगे, आपके बीच में कभी दिखाई भी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये ऐसी जो क्षमता होती, पावर होती, किसके अंदर होती? इंटरपर्सनल के अंदर होती है, अंतर्वैयक्तिक व्यक्तियों के अंतर्गत होती है, जो कि नेता वगैरह में पाई जाती है, सामाजिक कार्यकर्ता में पाई जाती है, जो आपको क्या करते हैं? इमोशनली ब्लैकमेल करने का पूरा प्रयास करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? पहला आपका है विकास परिपक्वन, और या फिर विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के वजह से घटित होता है। सेकंड आपका है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। थर्ड आपका है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। या फिर फोर आपका है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ठीक है, विकास क्या होता है? परिपक्वन, मैच्योरिटी तथा अनुभव, जो एक्सपीरियंस के बीच की जो क्रिया है, अन्योन्य क्रिया, उसकी वजह से घटित होता है। विकास क्या होता है फ्रेंड्स? जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, जो धीरे धीरे, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे चलते हुए निश्चित समय तक चलती रहती है। विकास क्या माना जाता है? डेवलपमेंट माना जाता है वर्म से टर्म तक। ठीक है, वर्म से लेकर के टर्म तक, मतलब वर्म टू टर्म। ठीक है, वर्म टू टर्म। फ्रेंड्स तो राइटिंग थोड़ी ख़राब है, क्योंकि मैं हाथ से इस पे लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको ख़राब दिख सकता है। मतलब ये क्या हो गया? माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक आपका विकास चलता रहता है। ठीक है, यह विकास की ऐसी प्रक्रिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। वाइगोत्स्की तथा पियाजे दोनों, ठीक है, क्या है? एक साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इनमें दोनों में एक प्रमुख जो भिन्नता है, मेन जो डिफरेंसेज हैं, क्या हैं? पहला आपका है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। सेकंड आपका है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। थर्ड आपका है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराना। फोर्थ आपका भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, किसकी बात हो रही है आपके बीच में? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, किसके? वाइगोत्स्की एवं पियाजे की बात हो रही है। तो वाइगोत्स्की क्या होते हैं? या भाषा को प्रमुख महत्व देते हैं। कौन? वाइगोत्स्की भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं, कि भाषा से बच्चा लैंग्वेज की तरफ बढ़ता है। ठीक है, पहले भाषा
से होते हुए इनका धीरे धीरे विकास होता है। बल्कि जो पियाजे रहते हैं क्या, लैंग्वेज को ज़्यादा महत्व देते हैं। किसको देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा महत्व? लैंग्वेज को। ठीक है, तो वाइगोत्स्की क्या है, भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं, और जो पियाजे हैं क्या, वो ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन को महत्व देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? फर्स्ट आपका है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। सेकंड, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। थर्ड आपका क्या है, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। कम महत्व नहीं होता बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा महत्व पड़ता है, विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ आपका है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे में गुथे हुए दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास का, मतलब फार्मूला क्या होता है? ठीक है, विकास का फार्मूला क्या हो गया? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब क्या हो गया आपका? आनुवांशिकता और क्या हो गया? वातावरण का, दोनों का गुणनफल, दोनों का समावेशन मिला के क्या होगा? आपका विकास होगा। मतलब जो विकास आपका होगा उस पर आनुवांशिकता का तथा एनवायरनमेंट का, मतलब वातावरण का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा पड़ता है। दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, दोनों भी अलग नहीं हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे आप सहमत हैं? फर्स्ट, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन, तो अधिगम ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड आपका क्या है, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, ये आपका सही हो सकता है। सेकंड आइए थर्ड देखते हैं, अधिगम तब घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसके अंकों के रूप में बाह्य आकलन, ये तो आपका गलत हो जाएगा, नहीं कर लिया जाता। फोर्थ आपका अधिगम केवल तभी, तो केवल ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्या है? अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक, मतलब सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में घटित होता है। ठीक है, अधिगम जो लर्निंग आपका प्रोसेस है एक समाज में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, मतलब सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में घटित होता है, आपके परिवार में घटित होता है, समाज में घटित होता है। आप जहाँ कहीं भी रहते हो उसके आसपास से जितनी भी चीज़ें घटित होती हैं, जो भी प्रभाव रहता है, वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट रहता है आप उसे सीखते हैं, उससे आपका अधिगम होता है। डे बाय डे आप में इम्प्रूवमेंट होता है अगर आपका एनवायरनमेंट सही है तो। अगर आपका एनवायरनमेंट फ्रेंड्स नहीं सही है, बच्चे का एनवायरनमेंट वहाँ पे नहीं सही है, बच्चे के माँ बाप गाली गलौज कर रहे हैं, या फिर आस पड़ोस के लोग सही नहीं हैं, वहाँ पे मार काट वाले लोग हैं, या फिर हमेशा झगड़ा गाली गलौज करते रहते हैं, तो उस बच्चे के एनवायरनमेंट में उसके दिमाग पर उसका कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा फ्रेंड्स? वह उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसका विकास सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए? उसके लिए एक बेस्ट एनवायरनमेंट प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चे का विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, उसके बुद्धि का जो विकास हो, अच्छे से अच्छा हो पाए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी स्टूडेंट्स टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी चल रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, वह हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि क्या है? फर्स्ट आपका है, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, तो आपका सही हो सकता है। ये नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो आपका यह गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका है, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करनी चाहिए, तो दया वगैरह हमें नहीं करनी है। फोर्थ आपका क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था के लिए अलग विद्यालय हमें नहीं करना है, बल्कि समावेशन करना है।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या, समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है। समाज में विभिन्नता तथा और विद्यालयों के इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा में सब, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समान शिक्षा। मतलब हमको एक जनरल बच्चे को, मतलब एक सामान्य बच्चे को और एक डिसेबल्ड बच्चे को, ठीक है, जो सामान्य बच्चा है या फिर क्या है विकलांग जो बच्चा होता है, या फिर क्या होता है डिफरेंटली डिसेबल जो बच्चा होता है, दिव्यांग होता है। दिव्यांग फ्रेंड्स, मन की बात में मोदी जी ने क्या किया, इसको दिव्यांग वर्ड का यूज़ किया विकलांग की जगह। ठीक है। तो इसको क्या किया मोदी जी ने, विकलांग वर्ड को इन्होंने दिव्यांग वर्ड में कन्वर्ट किया, किसमें, मन की बात में। तो आपका दिव्यांग वर्ड ज़्यादा बेस्ट होगा। तो जो सामान्य बच्चा है और जो दिव्यांग बच्चा है, डिसेबल्ड बच्चा है, ठीक है, सबका समावेशन एक साथ करके आपको पढ़ाना है, सबको एक समान शिक्षा देनी है। ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे कोई भी बच्चा आपका क्या है, डिसेबल्ड है, तो उसके लिए ग्राउंड फ्लोर पे एजुकेशन का सिस्टम आप बनाएं, उसके लिए क्या करें, बाथरूम वगैरह सब कुछ व्यवस्था उसके लिए सही करें। लाइब्रेरी का जो सिस्टम आप अवेलेबल करा रहे हैं, लाइब्रेरी का को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे ही हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। नहीं तो उसके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो। कैसे, ताकि उसके लिए क्या हो, लिफ्ट का प्रयोग हो, लिफ्ट का की सुविधा हो। तो हमें किसी भी बच्चे को क्या करना है, उसको एक समान शिक्षा दे करके एक सामाजिक परिवेश, एक समावेशी शिक्षा का माहौल आपको उत्पन्न करना है। जैसा कि क्या कहा गया, एनसीएफ में भी आपका कहा गया है कि हमको आपको किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करने हैं, चाहे वह रंग रूप, किसी भी कास्ट, क्रीड एवं कलर के आधार पे हो, चाहे ऊंच नीच के आधार पे हो, या फिर ऊंचा नीचा, या फिर गरीब या अमीर के बीच में डिफरेंसेस हो। हमको एक साथ सबको लेकर चलना है, सबको एक साथ पढ़ाना है, बच्चे को एक महत्वपूर्ण मानना है, बच्चे को भगवान मानना है आपको, बच्चे को कभी भी गलत नहीं ठहराना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। फर्स्ट आपका है, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबंध किया जाए। सेकंड आपका क्या है, शिक्षण अधिगम की आकलन भूमिका को नकारना है, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड आपका है, विद्यार्थी आकलन एकमात्र निर्धारक होंगे, जो कि ये भी गलत है। फोर्थ आपका है, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, जो कि राइट है। विद्यार्थी क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टीचर के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, प्लान करेंगे। ठीक है, आकलन का क्या करेंगे, उसके लिए एक योजना बनाएंगे, प्लान करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों को किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। सेकंड आपका है, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना कि विशेष रूप से उस समय जब समस्याओं को हल करता है। ठीक है, तो यह आपका राइट हो जाएगा। मानकीकृत आपका गलत हो जाएगा। थर्ड जो कि है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को परीक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि क्या, बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, उसका विशेष रूप से ध्यान देना। जब क्या करे, बच्चा समस्याओं को जब हल कर रहा है, प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर रहा है, उस पर क्या करना है, विशेष रूप से उसका विस्तृत रूप से अवलोकन करना है, एनालिसिस उसका करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में विश्वास करती हैं। पहला आपका, विद्यार्थियों की गलतियों को उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती हैं। सेकंड आपका है, विद्यार्थियों को कार्याविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझाते हों। थर्ड आपका, प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों को गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती, ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसे आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि प्राथमिक बच्चे के पास गणित की योग्यता नहीं होती पढ़ने की। फोर्थ आपका है, लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे, क्योंकि उनकी जन्मजात विशेषता यह है कि आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने वाली आवश्यकता नहीं। तो ये आपके रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह स्टीरियो टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो स्टीरियो टाइप आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स कौन सा होगा,
इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, प्राथमिक विद्यालय के गणित अध्यापक के रूप में आप विश्वास कैसे करती है? विद्यार्थियों की जो गलतियां होती हैं उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? जो आपका 4 कथन है इसमें से आप किससे सहमत हैं? पहला आपका है, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त औद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। आइए सेकंड देखते हैं, एक बच्चे की असफलता का मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा एवं आर्थिक स्तर की कमी के कारण होता है। या फिर थर्ड आपका है, एक बच्चे की असफलता के लिए घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिससे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। फोर्थ आपका है, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने की इसकी असमर्थता एक प्रतिबिंब है। तो आपका ये 4 आपका राइट हो जाएगा, जो कि क्या है, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता एक प्रतिबिंब है। फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, बच्चे की असफलता कब होती है? जब बच्चे में असफलता या फिर व्यवस्था या बच्चे की प्रतिक्रिया में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब होती है, तो उसमें क्या परिचय है। अतः बच्चे की जो सफलता होती है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या और इंतजाम करने पड़ेंगे। उसके लिए शिक्षा की उत्तम व्यवस्था का इंतजाम करना पड़ेगा, उचित व्यवस्थाओं का इंतजाम करना पड़ेगा, उनके मूल्यों एवं प्रतिमानों को विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको बेस्ट एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है? फर्स्ट आपका अध्यापिका की मनोदशा, सेकंड बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, थर्ड आपका कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, फोर्थ आपका है बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बच्चे के निष्पादन स्तर जो होता है इससे क्या हो पाएगा, बच्चे को सहारा देने में मात्र प्रकार के परिवर्तन पर या क्या कर पाएगा फ्रेंड्स, निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपके 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स कंप्लीट हुए। इस 30 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि आपके 60-70 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, क्योंकि मैं हर ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स आप लोग अपना आकलन ज़रूर किए होंगे, आपके कितने क्वेश्चंस इसमें करेक्ट हुए आप लोग ऑप्शंस में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।